सभी लोग पूरी तरह थककर भीगे कपड़ों पर घर लौटते हैं। टीन के घर से अब भी पानी टपक रहा होता है। सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। ऐसे कब तक चलेगा? हर बार बारिश आते ही सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। रोज शहर जाने में ही 3-3 घंटे निकल जाते हैं। फिर खेत और मजदूरी सब संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कोई नया रास्ता निकालना होगा। तीनों बहुएं और तीनों बेटे एक दूसरे की ओर देखते हैं। बारिश अब भी लगातार हो रही होती है। हर रोज पूरा परिवार सुबह अंधेरा रहते ही घर से निकल जाता है। नदी पार करके उन्हें लगभग 18-20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है। वहीं से राशन, सब्जियां, बीज और खेती का बाकी सामान खरीदना पड़ता है। आने जाने में ही आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। पीने का पानी लाने के लिए भी उन्हें काफी दूर बने एक पुराने कुएं तक जाना पड़ता है। इन सब चीजों में रोज कई घंटे निकल जाते हैं। आधा दिन तो इस पानी के पीछे ही निकल जाता है। मम्मी जी, अगर घर के पास पानी होता तो हम खेत में और ज्यादा समय दे पाते। शहर जाने में किराया अलग, सामान का खर्च अलग, बचता ही क्या है। कभी लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगले दिन दोपहर होते होते आसमान काले बादलों से भर जाता है। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगता है। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि पेड़ तक झुकने लगते हैं। कमला का टीन का घर जोर जोर से थरथराकर कांपने लगता है। पूरा परिवार घर के अंदर सहमा हुआ बैठा होता है। ये भगवान, इतनी तेज आंधी तो मैंने कभी नहीं देखी। सब लोग जल्दी अलग अलग कोने में आ जाओ। तभी तेज हवा का एक भयंकर झोंका आता है। पूरा टीन का छप्पर हवा में उड़ जाता है। दीवारें गिर जाती हैं। घर का सामान इधर उधर बिखर जाता है। कुछ ही पलों में उनका पूरा घर उजड़ जाता है। हमारी रसोई भी टूट गई है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? रसोई तो क्या, पूरा घर ही उजड़ गया। अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। भगवान, हमने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है? पूरा परिवार जमीन पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। ये गरीबी एक दिन हमारी जान लेकर रहेगी। कहाँ हम सपना देख रहे थे कि एक दिन हमारे खेत लहराएंगे और अच्छा घर होगा, लेकिन भगवान ने तो हमसे ये झोपड़ी भी छीन ली। जैसे तैसे पूरा परिवार तूफान का सामना करता है। शाम तक हवा शांत हो जाती है। अगले दिन सभी लोग मिट्टी और ईंटें इकट्ठी करके छोटा सा घर बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा भी बना लेते हैं। अभी छोटा ही सही, लेकिन अपना घर फिर से बना लेंगे। मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मिट्टी का चूल्हा पानी में बह जाता है। आधी बनी दीवारें भी गिर जाती हैं। हमारा चूल्हा भी टूट गया। इतनी मेहनत एक ही बारिश में खत्म हो गई। आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? अब पूरा परिवार घर बनाने में लगा रहता है। कई दिनों से वो खेत पर भी ठीक से नहीं जा पा रहे होते हैं। जो कभी कभी जाते भी हैं तो बिना खाना खाए काम करना पड़ता है। शाम को तीनों बेटे और तीनों बहुएं थके हारे वापस आते हैं। सभी के चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई देती है। एक तो घर नहीं बन पा रहा है, ऊपर से रसोई भी नहीं है। भूखे पेट अब खेत में काम भी नहीं होता। तभी नेहा कुछ सोचते हुए सभी की तरफ देखती है। हमें पूरा दिन खेत पर ही रहना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए खेत पर ही अपनी रसोई बना ले। सही कह रही हो, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं खाकर काम करेंगे और बीच बीच में यहाँ आकर अपना घर भी बनाते रहेंगे। बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। चलो अब यही करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार ठेकेदार की किराए वाली जमीन पर पहुंच जाता है। खेत के किनारे बांस की डंडियां गाड़कर उनके ऊपर सूखे छप्पर की छत बना देते हैं। नीचे मिट्टी का चूल्हा तैयार करते हैं। पास ही चटाई बिछा देते हैं। खेत के पास सरकारी नल लगा होता है, जिससे उनके पानी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। अब कम से कम पानी भरने में घंटों बर्बाद नहीं होंगे। ताजा खाना भी यहीं बन जाएगा और भूखे पेट काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब सुबह तीनों भाई खेत में हल चलाते हैं, बीज डालते हैं और खाद डालते हैं। तीनों बहुएं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। दोपहर में ताज़ा खाना बनाकर सभी मिलकर खाते हैं। शाम को घर लौटकर फिर अपने नए घर को बनाने में जुट जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर लगभग तैयार हो जाता है। तभी एक रात फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह जब पूरा परिवार वहां पहुंचता है तो उनकी बनाई हुई दीवारें फिर से पानी में बह चुकी होती हैं। हमारी सारी मेहनत फिर से खत्म हो गई। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? लगता है भगवान हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। पता नहीं हमारा घर आखिर कब बन पाएगा। आसपास रहने वाले गरीब पड़ोसी उनकी मेहनत देखकर उनके पास आ जाते हैं। अरे बेटा, इस मौसम में सभी गरीबों का यही हाल है। ये टिन के घर तो कभी भी उड़ जाते हैं। हमारे घर में भी बहुत दिक्कत है। गरीब आदमी जब तक अपने दम पर कुछ नहीं करता तब तक उसे ऐसी परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है। कम से कम कोई तो हमारा दर्द समझता है। जहां उन्होंने खेत के पास अपनी छोटी सी रसोई बनाई होती है, उसके आसपास बड़े बड़े पक्के मकानों में अमीर परिवार रहते हैं। एक दिन कुछ अमीर महिलाएं वहां खड़ी होकर उनकी रसोई देखकर हंसने लगती हैं। अरे देखो, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बन रही है। इन्होंने तो खेत में ही रसोई बना ली।
इन जैसे लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए। इन गरीबों ने तो पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। जहाँ मजदूरी करने आते हैं वहीं अपनी झोपड़ी भी बना लेते हैं। तीनों बहुएं उनकी बातें सुन लेती हैं, लेकिन इस बार चुप नहीं रहती। हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे, जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ रसोई बना ली तो आपको क्या परेशानी है? गरीब आदमी कितनी मुश्किलों में जीता है, शायद इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। एक तो गरीब, ऊपर से कितनी जुबान चल रही है। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी मेहनतकश इंसान का मजाक उड़ाना जरूर शर्म की बात है। बहुओं की बात सुनकर अमीर औरतों के चेहरों पर अब भी घमंड साफ दिखाई दे रहा होता है। क्या तीनों बहू का ये संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या उन्हें भी जीवन में सफलता मिलेगी? एक रात जब पूरा परिवार खेत के दूसरे हिस्से में फसल की रखवाली कर रहा होता है, तब वही औरतें अमीर चुपके से उनकी रसोई के पास पहुंच जाती हैं। वो बांस की डंडियां तोड़ देती हैं, छप्पर गिरा देती हैं, मिट्टी का चूल्हा तोड़ देती हैं और बर्तन चारों तरफ फेंक देती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी रसोई बर्बाद हो जाती है। अब देखती हूँ ये लोग यहाँ कैसे खाना बनाते हैं। अब इन्हें समझ आएगा कि अमीरों के इलाके में झोपड़ी बनाना कितना महंगा पड़ता है। चलो जल्दी निकलो, सुबह तमाशा देखेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरा परिवार रसोई की तरफ आता है। सामने का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बांस की डंडियां टूटी हुई जमीन पर पड़ी होती हैं। मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह टूट चुका होता है। बर्तन इधर उधर बिखरे होते हैं। सब्जियां मिट्टी में मिली होती हैं। हमारी रसोई फिर से उजड़ गई। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इस दुनिया में इंसानियत कैसे बचेगी? अभी वही अमीर औरतें वहां से गुजरती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। और क्या हुआ? हमारी खेत वाली रसोई बची या फिर उड़ गई? लगता है ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अब समझ आया आ रहने का नतीजा? आप हमारी रसोई तोड़ सकती हैं, लेकिन हमारी मेहनत नहीं तोड़ सकती। पूरा परिवार फिर से हिम्मत जुटाता है। सभी मिलकर दोबारा रसोई तैयार करने लगते हैं। इस बार बांस की मजबूत डंडियां लगाई जाती हैं और छप्पर की रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया जाता है। इधर तीनों भाई खेत में दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे खेत में छोटी छोटी हरी फसलें लहराने लगती हैं। पहली बार उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। देखो, बीज आके उगने लगे। लगता है इस बार भगवान हमारी सुन रहे हैं। बस ऐसे ही मेहनत करते रहे तो सब बदल जाएगा। खेत के किनारे वो एक छोटा सा मिट्टी का घर भी बनाना शुरू कर देते हैं। रसोई के ऊपर लौकी, तोरई और कद्दू की बेल चढ़ा देते हैं। कुछ ही दिनों में छोटा सा मिट्टी का घर तैयार हो जाता है। अब ये जगह सचमुच अपना घर जैसी लगने लगी है। देखो, बेलों पर सब्जियां भी आने लगी हैं। अब रोज ताजी सब्जियां भी मिलेंगी। अब पूरा परिवार दिन भर खेत में काम करता है। कोई हल चलाता है, कोई खाद डालता है, तो कोई पौधों की देखभाल करता है। शाम को सभी अपने छोटे से मिट्टी के घर में आराम करते हैं। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक झाड़ियों से एक सांप निकलकर देवेश के पैर पर काट लेता है। मुझे सांप ने काट लिया। जल्दी बैठो, घबराना मत। पहले पैर के ऊपर कसकर कपड़ा बांधो। खेत के उस कोने में जो जड़ी बूटियां लगाई हैं, मैं अभी पत्तियां लेकर आती हूँ। नेहा जल्दी से जड़ी बूटी वाली फसल से कुछ पत्तियां तोड़कर लाती है, उन्हें पीस कर लेप बनाती है और देवेश के पैर पर लगाती है। तीनों बहुएं मिलकर उसकी देखभाल करती हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम लोगों ने समय